हाय फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एपिसोड नंबर 4 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और एपिसोड नंबर 4 देखने से पहले आपको एपिसोड नंबर 3 और उससे पहले 2, उससे पहले 1 देखना बहुत ज़रूरी है। एपिसोड नंबर 3 में हमने त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे, मैक्सिमम फॉर्मूलों की हमने वहाँ पे चर्चा की थी। तो वो फॉर्मूले सभी आपको देखिए याद होने चाहिए। अगर सारे भी याद नहीं है, कम से कम 70-60% तो याद होने चाहिए और बाकी फॉर्मूले आपकी प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे। दूसरी बात, इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल की हार्ड शीट होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको एपिसोड नंबर 3 की वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक को आप ज्वाइन करके आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो बुक्स हैं हमारे पास, नाम किसी का नहीं लेंगे हम लोग, उन बुक्स में एक चैप्टर दिया हुआ है क्षेत्रफल। अब उस क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कमी क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो जो क्षेत्रफल है ना, वो ऐसा मान लो कि जैसे मिक्स सब्जी होती है ना, मतलब उसके अंदर भिंडी भी है, आलू भी है, टमाटर भी है, XYZ सब कुछ है। ठीक है ना। तो उस एरिया चैप्टर के अंदर त्रिभुज भी है, उसके अंदर चतुर्भुज जो 4-5 तरह के चतुर्भुज होते हैं सारे हैं, उसके अंदर वृत्त भी दे दिया, उसके अंदर पॉलीगन भी दे दिया और सीक्वेंस भी बिगाड़ दिया। पहला सवाल त्रिभुज का है तो दूसरा सवाल आयत का है, तीसरा सवाल पता लगा वृत्त का है। ठीक है ना, ये बड़ी गड़बड़ है। यानी कि जो न्यू स्टूडेंट है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, उसके लिए किताब से स्टडी करना बहुत बड़ी महाभारत है। तो इन सभी दिक्कतों को देखते हुए मैंने खुद एक आपके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का प्रैक्टिस सेट तैयार किया है और इस प्रैक्टिस सेट की क्या विशेषताएं जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहली बात, मैंने क्षेत्रफल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला त्रिभुज, दूसरा चतुर्भुज, तीसरा वृत्त और चौथा बहुभुज यानी पॉलीगन। अब जो हमारा त्रिभुज चैप्टर है उसको भी मैंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया आपकी सहूलियत के लिए। तो 4 भाग में क्या किया, मैंने टाइप 1 बनाया और टाइप 1 में मैंने जितने क्वेश्चन रखे वो सारे रखे समबाहु त्रिभुज से संबंधित। और एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा जो वेटेज है पूछने का वो समबाहु त्रिभुज का ही है। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर इस प्रैक्टिस सेट में आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज है और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप 1। और इस टाइप 1 के अंदर जो टोटल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैंने एक ठीक ठाक क्वांटिटी दी है, ये 68 क्वेश्चन है टाइप 1 में। और मैं गारंटीड के साथ बोल रहा हूँ कि किसी भी किताब में सिर्फ समबाहु त्रिभुज के 68 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम टाइप 2 की बात करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में आ चुके हैं, मेरे द्वारा बनाया गया इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 जो है, ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा टाइप 2 और ऊपर लिखा होगा समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। समबाहु त्रिभुज के बाद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही है और वो मैंने टाइप 2 के अंदर रखा है। टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन है और ठीक ठाक क्वांटिटी मैंने आपको यहाँ पर दी है प्रैक्टिस के लिए, 29 क्वेश्चन। किसी बुक में समकोण त्रिभुज पर आधारित आपको 29 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आप मेरा विश्वास कीजिए। थर्ड टाइप आता है, थर्ड टाइप हमारा समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित है और यहाँ पर मैंने आपको 14 क्वेश्चन दिए समद्विबाहु त्रिभुज के, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे मतलब नहीं मिलेंगे, चैलेंज के साथ बोल रहे हैं आपको। ठीक है, फिर आता है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 के अंदर विषमबाहु त्रिभुज पर या मिसलेनियस प्रश्न आधारित हैं और ठीक ठाक क्वांटिटी मैंने आपको दी है, 42 क्वेश्चन दिए हैं। और ये जो मेरा प्रैक्टिस सेट है ये CGL मेंस 2020 तक अपडेटेड है, यानी CGL मेंस तक के क्वेश्चन इसके अंदर हैं, वो भी 2020 तक के। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले पेन और कॉपी और साथ में ये PDF की हार्ड कॉपी ये आप लेकर के बैठें, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक, चलिए हम शुरुआत करते हैं टाइप 1 से और टाइप 1 के प्रश्न नंबर 1 से। एक एक प्रश्न आपको मैं कराऊंगा, एक एक प्रश्न आपको कराऊंगा, कोई प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, चाहे वीडियो के 5 एपिसोड बने चाहे 8 एपिसोड बने। और इस पूरी PDF को करने के बाद, इस चैप्टर को करने के बाद, बिलीव मी,
आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। इसके अंदर पहला क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो टाइप फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक ही हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका एरिया बताना है। पिछली वाली वीडियो में पार्ट 3 में यानी कि एपिसोड 3 में मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता चुका था कि अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दी गई है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो एरिया बराबर √3 की जगह √3 रहेगा, 4 की जगह 4 रहेगा, इंटू की जगह इंटू रहेगा। जहां साइड लिखी है वहां पे मैं लिख दूंगा 8, तो बन जाएगा 8 का स्क्वायर, और एरिया बराबर हो जाएगा √3/4, और 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64, 4 से काटिएगा 16, और एरिया बराबर जो आएगा वो आएगा 16√3। और क्षेत्रफल का मात्रक आपको मैंने एपिसोड नंबर 1 में बताया था, क्षेत्रफल का मात्रक पता होना चाहिए क्योंकि कई बार गेम मात्रकों में खेला जाता है, ध्यान रखना बात ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वर्ग, और यहाँ पे लंबाई का मात्रक क्वेश्चन में दिया है सेंटीमीटर, तो हम यहाँ यूज करेंगे सेंटीमीटर। तो हमारा जवाब आ गया 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है हमारा ये, और इसकी जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और हमें इसकी क्या बतानी है, भुजा बतानी है, साइड बतानी है। देखिए पिछली वाली क्लास के अंदर मैं बहुत अच्छी तरह बता चुका था कि समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई दी गई है और भुजा निकालनी है, या भुजा दी गई है और ऊंचाई निकालनी है, तो एक रिलेशन होता था। रिलेशन ये होता था साइड अपॉन हाइट इज इक्वल टू 2/√3। ये एक रिलेशन था, इसी को मुझे यूज करना है। साइड की जगह साइड लिखूंगा, हाइट की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पर ये वाला 4 बच्चों, और बराबर हो जाएगा 2/√3, और इस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो साइड बराबर आएगा 8/√3। अब देखिए सुनिए बात, या तो चारों के चारों जो आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं उन चारों के चारों ऑप्शन में आपको 8/√3 मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मिला तो बहुत अच्छी बात, वहां पर निशान लगा देना, और नहीं मिला तो आपको थोड़ा सा और आगे चलना होगा। और आगे क्यों चलना होगा, इस √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइजेशन करने के लिए। तो 8√3 अपॉन में √3 और इंटू में √3, 8√3 अपॉन में √3 गुना करेंगे तो बच्चों 3 आएगा, और आपको ये जवाब मिलेगा। या तो एग्जाम में चारों ऑप्शन के अंदर ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। अच्छा, हो सकता है किसी बच्चे को ये वाला पार्ट सोल्व करना नहीं आता हो, तो अगर ये वाला पार्ट आपको सोल्व करना नहीं आता है तो इसका मतलब ये है आपको घातांक करनी यानी कि सर्ट्स और इंडाइसिस चैप्टर नहीं आता है, तो आपको घातांक और करनी सीखना होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम यहाँ पर इसी की बात करते हैं और कोई बात नहीं करते। इस √3 को गायब करने के लिए √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 8√3/3 बन जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कॉपी करिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप बताइए। तो आपको समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बच्चों दे दिया गया है 400√3 वर्ग मीटर, और आपसे पूछा है इसका परिमाप यानी पेरीमीटर। तो परिमाप होता है बच्चों 3 इंटू में साइड, ध्यान रखना परिमाप का सूत्र क्या होता है 3 इंटू में साइड। इसका मतलब ये है कि आपको परिमाप निकालने के लिए साइड की जरूरत पड़ेगी,
और सवाल में डायरेक्ट आपको साइड नहीं दी है। तो अब सवाल ये है कि साइड कैसे निकालें। देखिए, जो बच्चा यहाँ पर सोच लेगा कि साइड इस तरह से निकलेगी वो जीत जाएगा, बाकी सारे यहाँ पर हार जाएंगे। तो आपको साइड निकालने की टेक्निक पता होनी चाहिए, क्योंकि इस परिमाप का जवाब देने के लिए मुझे साइड की जरूरत पड़ेगी। और सवाल में डायरेक्ट तौर पर साइड नहीं दी है, सवाल में डायरेक्ट तौर पर साइड नहीं दी है, लेकिन उसने साइड ना देके उसके बदले कुछ आपको दिया है। तो देखते हैं क्या दिया है। उसने दिया है मुझे क्षेत्रफल। अब देखिए, जब यहाँ क्षेत्रफल है तो एक सोचने वाली बात है ना, सूत्र तो क्षेत्रफल का ही लगाऊंगा या परिमाप का लगाऊंगा या किसी और का लगा दूंगा, एक बहुत मोटी सी बात है। जब यहाँ पर एक क्षेत्रफल लिखा हुआ है तो क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाऊंगा। अब सुनिए बात, क्षेत्रफल के दो सूत्र आपको बताए गए थे। एक था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर भुजा के लिए, और एक था √3/3 इंटू में हाइट स्क्वायर हाइट के लिए। लेकिन मुझे जरूरत किसकी है? मुझे जरूरत है वो किसकी है? हाइट की जरूरत है। तो इसलिए मुझे जरूरत जो है वो किसकी है? साइड की जरूरत है। इसलिए मैं साइड वाला सूत्र लगाऊंगा, हाइट वाला सूत्र नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे हाइट की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पर फॉर्मूला यूज करूंगा √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर बराबर 400√3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, √3 से √3 कट जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 400 में होगी तो बन जाएगा 1600, और ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर, और साइड बराबर हो जाएगा √16। तो साइड बराबर आएगा, देखिए 16 का वर्गमूल होता है 4, 2 जीरो है तो आधा कर देंगे, 1 जीरो यहाँ पर, तो साइड आ गई 40। लेकिन उत्तर नहीं आया, ध्यान रखना, साइड आई है। तो इसका मतलब ये, अगर ये मेरा समबाहु त्रिभुज है तो ये वाली भुजा 40 है, ये वाली भुजा 40 है, ये वाली भुजा 40 है, तो परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग, मतलब 3 गुना 40। तो 120 हमारा परिमाप आ गया। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका रेडी है। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं बच्चों 4 की तरफ। सभी कैंडिडेट अपने नोट्स बनाइएगा, बिना नोट्स के मत पढ़िएगा कभी भी। नोट्स बनाने की अच्छी आदत आपको होनी चाहिए। 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 42 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये 42 सेंटीमीटर भुजा वाले, 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, अंतःवृत्त को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में इन सर्कल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था पिछली क्लास में। तो यहाँ पर अंतःवृत्त का जो फॉर्मूला है, अंतःवृत्त का जो फॉर्मूला है, अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई इंटू में साइड का स्क्वायर, और अपोन में आएगा यहाँ पर अंतःवृत्त है तो 12 आएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू सब जानते हैं 22/7 होती है। साइड की जगह 42 लिखूंगा तो 42 का स्क्वायर है ये, तो 42 इंटू 42 हो जाएगा, अपोन में हो जाएगा बच्चों 12। तो 7 से काट दूंगा 6 बार, और 6 से काट दूंगा 2 बार, और 2 से काट दूंगा 11 बार, तो 11 गुना 42 बनेगा। करने के लिए 2 हो गया, और ये यहाँ पे हो गया 6 हो गया, और ये 4 हो गया। जवाब आ गया 462 और वर्ग और सेंटीमीटर। तो हमारा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आ गया बच्चों यहाँ पर 462 वर्ग सेंटीमीटर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, गणित एक ऐसी चीज है, ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर किसी बच्चे का बेस वीक है तो एकदम नहीं सीखा जा सकता। आप सोचें कि मेरा बेस वीक है और मैं पूरे मैथ को 1 महीने में घोल के पी जाऊं, तो ये असंभव काम है, इम्पॉसिबल काम है। गणित वक्त के साथ धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, और सही बुक का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बेस वीक है लेकिन किरण की बुक लेके बैठ जाते हैं। ध्यान रखना बात की। तो किरण की बुक अच्छी है, अच्छा कलेक्शन है,
लेकिन कमज़ोर बच्चे के लिए या फ्रेशर बच्चे के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप किरण की बुक लें, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो चुनाव करना, अच्छी बुक का चुनाव करना भी, कि अच्छी बुक का मतलब ये नहीं है कि किरण की बुक फेमस है तो वो आपके लिए अच्छी हो गई है। आपके लिए वो अच्छा है जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे, ध्यान रखना बात ये नहीं कि किरण की बुक सब बच्चों के लिए अच्छी है। तो आपके लिए ज़रूरी है, मतलब जो आपके लिए अच्छा वो है जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे। तो हर बच्चे की ज़रूरत अपनी अपनी अलग अलग होती है, हर बच्चे का स्टेज अलग अलग होता है, लेवल अलग अलग होता है, सभी का लेवल सेम नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा 4 क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक ये समबाहु त्रिभुज हो गया है, इसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या बतानी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो मैंने आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र बताया था पिछली क्लास में, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये सूत्र था √3 इंटू में साइड और अपोन में 6। तो √3 की जगह √3 रहेगा, जहाँ साइड है वहाँ पे 12 हो जाएगा, अपोन 6 हो जाएगा, 6 से काट दीजिएगा 2 बार, और r बराबर आएगा 2√3 सेंटीमीटर। ये आ गई अंतःवृत्त की त्रिज्या। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सवाल नंबर बढ़ते हैं हम लोग 6th की तरफ, छठे की तरफ बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। चलिए सवाल नंबर बढ़ते हैं 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 क्या है बच्चों? सवाल नंबर 6 है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 2√3 सेंटीमीटर है। एक ही हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो भुजा है 2√3 और 2√3 सेंटीमीटर है। और आगे बोला इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। हमें इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल मुझे बताना है। और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल देखो अब आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक बार यूज़ भी कर चुका हूँ और एपिसोड नंबर 3 में भी आपको मैं बता चुका हूँ, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है पाई इंटू में साइड का स्क्वायर और अपोन में 12। तो जो एरिया पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, पहले ऑप्शन में देख लेते हैं कि पाई की वैल्यू रखनी है या नहीं रखनी है। यस, पाई की वैल्यू रखनी है, क्योंकि चारों के चार ऑप्शन बिना पाई के हैं। तो 22/7 इंटू में साइड स्क्वायर, साइड है 2√3 का स्क्वायर और अपोन में 12 बच्चों। तो जाएगा 22 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर बच्चों 3 होता है, अपोन में 7 गुना 12, 12 से 12 खत्म और 22/7 आपका जवाब, वर्ग सेंटीमीटर। कॉपी कीजिएगा फटाफट, 22/7 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 7 की बात करते हैं, 7th की बात करते हैं। चलिए सेवंथ की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो भुजा बच्चों वो 4 सेंटीमीटर है और इसके परिवृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है, जवाब देना है इसके परिवृत्त की त्रिज्या, ये कैपिटल R। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि परिवृत्त की जो त्रिज्या है, परिवृत्त की जो त्रिज्या है उसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू में साइड और अपोन में 3। तो परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R से डिनोट करेंगे, √3 की जगह √3 रहेगा बच्चों, साइड की जगह 4 हो जाएगा और अपोन में 3 हो जाएगा। तो R बराबर आएगा 4√3 और अपोन में 3। यही जवाब इसका फाइनल रहेगा, 4√3/3। बी विकल्प इसका सही है। अब हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं अब 8 की बात करते हैं, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 8वें क्वेश्चन में लिखा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है और इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। चलिए
तो परिवृत्त का क्षेत्रफल भी मैं आपको बता चुका था। परिवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पिछली क्लास में पाई इंटू में साइड का स्क्वायर और अपोन में 3 ही रहेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर रहेगा, पाई की जगह रखेंगे 22/7। ओके, अब देखिए हमें पाई की जगह पर 22/7 रखना है, या पाई की जगह पर 3.14 रखना है, या पाई को पाई ही रहने देना है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके विकल्प पर, आपके ऑप्शन पर। और इस क्वेश्चन नंबर 8 के जो आप विकल्प देख सकते हैं उसमें किसी में पाई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पाई की वैल्यू आपको रखनी है। अब दिक्कत ये है कि पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, 3.14 रखनी है। इसका हम निर्णय कैसे लें? देखिए, अगर मैं 22/7 रखता हूं यहां पर ऐसे करके, और इनटू में साइड स्क्वायर लिखता हूं 6 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर लिखता हूं 36, तो आप देख सकते हैं जो 36 है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। ध्यान रखना बात ये, अगर ये वाली वैल्यू 7 से डिविजिबल है तो आपको 22/7 रखने में फ़ायदा है, वरना आपको नुकसान है। तो आप देख सकते हैं जो 36 है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 22/7 रखने में आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप गलती कर रहे हैं। आप यहाँ पे 3.14 रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई की जगह पर 3.14 लिखेंगे, साइड की जगह पर 6 लिखेंगे और 6 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, और अपोन में 3 लिखेंगे और 3 से काट देंगे बच्चों, 12 बार कट जाएगा, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल आएगा वो गुना कर लेंगे, तो 12 चौक 48, 8 कैरी हुआ 4, 12 4 16 कैरी हुआ 1, 12 थिया 36 और 37 और पॉइंट यहाँ पे, तो 37 पॉइंट हमारा जवाब जो आया 37.68 आया। और 37.68 चारों ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसके एक नियरेस्ट आंसर है हमारा 37.7। तो आप इसमें लिख देंगे 37.7, ये हमारा जवाब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको कॉपी कर लें। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग। देखिए, एक वीडियो को मैं जो हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट की बनाऊंगा ताकि लंबी ना हो, चाहे कितने ही पार्ट बने, और ये पूरा मैं आपको सोल्व कराऊंगा, पूरा प्रैक्टिस है इसका, एक एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। बस आप धैर्य के साथ इसको करते रहिएगा, साथ में पेन कॉपी PDF और प्लस नोट्स को मेंटेन करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 है, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से, तो किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है इस त्रिभुज के अंदर, ठीक है ना। अभ्यंतर किसी बिंदु से, हमने कोई बिंदु ले लिया, ये लीजिए हमने यहाँ बिंदु ले लिया, ये बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां, तो भाई साहब ये यानी इस बिंदु से इस भुजा की लांबिक दूरी, इस बिंदु से इस भुजा की लांबिक दूरी, और इस बिंदु से इस भुजा की लांबिक दूरी। लांबिक दूरी का मतलब होता है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में इसको, और ये आपको दी हुई हैं √3, ये दिया हुआ है, फिर 2√3 है, और आगे फिर 5√3 है बच्चों ये, और इनको हम डिनोट करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में बताया था, इनको हम डिनोट करते हैं P1, P2 और P3 से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे कहता है इस त्रिभुज का परिमाप क्या है। आपसे पूछा है इस त्रिभुज का परिमाप पूछा है, परिमाप यानी पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 इंटू में साइड। तो अब आप देखिए, आपको परिमाप बताने के लिए किस चीज की जरूरत है, आपको परिमाप बताने के लिए साइड की जरूरत है, और साइड आपको सवाल में डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दी है, आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में दी है। इनडायरेक्ट फॉर्म का मतलब आपको डायरेक्ट साइड ना दे करके आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिए 3, P1, P2 और P3। और पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको ये 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है तो साइड निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार होगा, साइड बराबर 2 ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3 और अपोन में √3 हम यूज करेंगे साइड निकालने के लिए। और एक बार अगर साइड निकल गई तो साइड निकलने के बाद परिमाप पूछता है तो आप परिमाप भी बता सकते हैं, और क्षेत्रफल पूछता है तो आप क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड बराबर
2 की जगह 2 लिखेंगे, जहाँ P1 है वहाँ पे √3 लिखेंगे, जहाँ P2 है वहाँ पे 2√3 लिखेंगे, और जहाँ पर P3 है वहाँ पे हम लोग 5√3 लिखेंगे, और अपोन में √3 रहेगा। तो साइड बराबर देखते हैं, चलिए 2 × में 5 2 7, और यहाँ पे एक गुणांक होता है जो लिखा नहीं होता। यहाँ पे बच्चों एक गुणांक है जो लिखा नहीं होता, नहीं दिख नहीं रहा होता, लेकिन होता है। तो 5 और 2 7, और एक कितना हो गया 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8√3 और अपोन में √3। तो √3 से √3 कट जाएगा, और साइड हमारी आ गई बच्चों 16। तो 16 ये 16 ये 16 ये, यानी जो परिमाप हो गया वो 3 × साइड यानी 16 हो गया, यानी कि 48 हो गया। हमारा सवाल हो गया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। ठीक है, सवाल नंबर 10 में क्या कहता है। सवाल नंबर 10 में कहता है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दे, ट्वाइस कर दें, यानी समबाहु त्रिभुज की जितनी भुजा थी उसको डबल करना है। ठीक है, अगर एक थी तो तुम्हें 2 करना है। ठीक है, और कर दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल का k गुना हो जाएगा। देखो वो तो है डेफिनेटली बात ये, जब आप एक त्रिभुज की भुजा को दुगुना करेंगे, समबाहु त्रिभुज की भुजा को दुगुना करेंगे। देखिए मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज था, इसकी भुजा 1 1 1 थी। अब आपने क्या करा, एक नया समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी भुजा इसकी भुजा से दुगुनी है, यानी 2 2 2 है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल का कुछ गुना तो होगा ही ना। कुछ गुना का मतलब यहाँ पर उसने k से डिनोट किया कि k गुना होगा, तो k का मान बता दो। इसका मतलब ये है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जब हम समबाहु त्रिभुज की, देखिए k देते ही बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज। अगर k नहीं देगा तो 100 में से मान लीजिए 80 बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो k लिखते ही 100 में से जवाब देंगे 30 या 40, इतना डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे लैंग्वेज को घुमा दिया उसने बोला k गुना है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को दुगुना कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितने गुना हो जाएगा। तो ये करने के लिए आपको कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना है, बस ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 × में साइड का स्क्वायर। और इस 3/4 से, क्योंकि यहाँ पे अनुपात की बात चल रही है, 3/4 से कोई मतलब नहीं है, इसको स्किप कर दीजिएगा। और यहाँ दुगुना कह रहा है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो आप बोलेंगे कि इस नए वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो पुराने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बात ये, आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, बस इतना पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल के फॉर्मूले में स्क्वायर आना है। ठीक है ना, और जब स्क्वायर आना है तो आप इस 2 का स्क्वायर करेंगे, तुरंत बोलेंगे 4। मान लीजिए सवाल ये होता कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को अगर 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 3 टाइम्स कर दिया जाए, तो बताओ इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितने गुना हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले में साइड स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो आप बोलेंगे इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर भुजा 4 गुना करता है तो 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 में क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न संख्या 11 में क्या कहता है भाई, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र, बात वही आ गई बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। यहां पर लिखा हुआ है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र मतलब इस अंदर की ओर में स्थित एक बिंदु से, अब इसके अंदर कोई आपको बिंदु लेना होगा, मान लीजिए बिंदु मैंने यहां ले लिया, ये बिंदु से उसकी भुजा पर डाले गए लंबों की लंबाइयां। अब इस बिंदु से क्या करेंगे हम लोग,
तीनों भुजाओं पे लंब डालेंगे जैसे प्रश्न संख्या 9 में डाला था, ठीक है ना। ये प्रश्न संख्या 9 की तर्ज पर है, ये लीजिए और ये लीजिए, हमने लंब डाल दिए और इन लंबों की लंबाइयां आपको जो दी हैं वो दी हैं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 3, ये 4, ये 5, इसको P1 से डिनोट करेंगे, इसको हम P2 से डिनोट करेंगे और इसको हम P3 से डिनोट करेंगे। अब देखिए, अब आगे बता दूं, आगे 3 में से एक काम होगा, या तो वो भुजा पूछेगा त्रिभुज की, या फिर वो परिमाप पूछेगा त्रिभुज का, या फिर वो क्षेत्रफल पूछेगा त्रिभुज का। तो देखते हैं उसने क्या पूछा है। उसने पूछा है मेरे भाइयों त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आपको क्षेत्रफल बताना है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। अब देखिए, क्षेत्रफल बताने के लिए आपको जो जरूरत है वो साइड की जरूरत है, ध्यान रखना। और साइड निकालने का तरीका मैंने आपको सवाल नंबर 9 में भी बताया था। वो ये था, एक फॉर्मूला बताया था आपको क्लास 3 में कि 2 ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3 अपोन में √3 हम लोग यूज़ कर लेंगे। इससे हमारी साइड निकल जाएगी और साइड बराबर होगा यहाँ पर 2, P1 की जगह रखूँगा मैं 3 प्लस P2 की जगह रखूँगा मैं 4 प्लस P3 की जगह रखूँगा मैं 5 और अपोन में आएगा बच्चों √3। साइड बराबर हो जाएगा ये हमारा 5, 4, 9, 3, 12, 12 दूनी 24, तो 24/√3। और इस साइड जो 24/√3 आई है इसको मैं यहाँ रख दूंगा, यहाँ इस जगह पर, तो √3/4 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा तो 576, या ऐसे कर लो 24 गुना 24 लिखो, क्यों ज़्यादा लिखते हो, ऐसे 24 गुना 24 लिखो। और √3 का स्क्वायर होगा तो 3 रहेगा, तो 3 से काट दीजिए, 3 × 8 = 24, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, तो जवाब आएगा 24 दूनी 48 √3। हमारा जवाब आ गया इसका 48 √3। आप लोग जो है फटाफट इसको कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में देखते हैं क्या है। 12 भी सेम प्रश्न इसी की तर्ज पर है। प्रश्न संख्या जो 12 है हमारी, देखते हैं 12वें में क्या कहता है। 12वें में कहता है एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अभ्यंतर यानी इसके अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां, किसी बिंदु यानी ये वाले बिंदु से तीनों भुजाओं की जो लांबिक दूरियां हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो है P1, P2 और P3। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई बतानी है, यानी डायरेक्ट सूत्र ही पूछ लिया है।